हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी जंक्शन पे आप सभी को स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर में कंसिडरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि कंसिडरेशन से हम लोग क्या समझते हैं। तो दोस्तों, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर में जो हमारा सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें क्या बताता है, हमें कंसिडरेशन का डेफिनेशन बताता है कि कंसिडरेशन क्या है, किसे हम लोग कंसिडरेशन बोलते हैं। कौन बताता है हमें कंसिडरेशन? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन सा सेक्शन बताता है हमारे कंसिडरेशन? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D हमें क्या बताता है? कंसिडरेशन का डेफिनेशन। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2D को मैंने 3 पार्ट में, 3 नहीं, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि मैं तुम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकूं। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, उनमें से बहुत कोई को शायद प्रॉब्लम हुआ होगा या होगा अगर तुम लोग जब तुम लोग बेयर एक्ट को फॉलो करोगे, यानी कि तुम लोग जब बेयर एक्ट पढ़ोगे, बेयर एक्ट में देखना सेक्शन 2D कंसिडरेशन का इसी डेफिनेशन में दे रखा है। तो तुम लोग जब इसको पहली बार बेयर एक्ट में पढ़ोगे तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही लैंग्वेज यूज होता है बेयर एक्ट में, तो जो कि काफी दिक्कत पैदा करता है किसके लिए? हमारे लॉ स्टूडेंट के लिए। इसीलिए मैं इसको अच्छी तरीके से बोर्ड पे लिखा हूं 4 पार्ट में, लेकिन तुम लोग इसको इस 4 पार्ट में नहीं लिखोगे, तुम लोग इसको जैसे बेयर एक्ट में लिखा हुआ है वैसे लिखोगे। अगर वैसे लिख नहीं पाते हो, बाई चांस अगर इन केस आप लोग वैसे नहीं लिख पाते हो तो आप लोग पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस मीनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आ जाओ दोस्तों, हम लोग पहले कंसिडरेशन के बारे में समझते हैं। तो हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या पढ़ चुके थे? हम लोग प्रोमिस पढ़ चुके थे, यानी कि प्रपोजल या ऑफर किसे कहते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं, कैसे एक्सेप्टेंस हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे प्रपोजल ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, कैसे पता चलेगा। फिर हम लोग रिवोक कैसे कर सकते हैं ऑफर को, कम्युनिकेशन सॉरी आपका एक्सेप्टेंस को। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो हम लोग को क्या पता चला था कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके लिए हमें पहले क्या बनाना पड़ता है? एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। पहले एग्रीमेंट बनता है, फिर उस एग्रीमेंट को हम लोग जब इंफोर्स करते हैं, फिर हम लोग को फिर वो एग्रीमेंट क्या होता है? फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एग्रीमेंट में हमारे एसेंशियल्स क्या है कि एग्रीमेंट में ऑफर होना है, ऑफर होना जरूरी है, ऑफर प्लस कंसिडरेशन प्लस एक्सेप्टेंस, ये तीनों होना जरूरी है। तो हम लोग ऑफर का मीनिंग को समझ चुके हैं, हम लोग एक्सेप्टेंस का मीनिंग को समझ चुके हैं, और आज हम लोग कंसिडरेशन का मीनिंग को समझेंगे। तो आ जाओ दोस्तों, हम लोग कंसिडरेशन का मीनिंग समझते हैं। इसका जो मीनिंग है, ये जो बेयर एक्ट का लैंग्वेज जो जिसका मीनिंग है, उस मीनिंग को समझाने से पहले मैं तुमको इजी लैंग्वेज में कंसिडरेशन का मीनिंग को समझाता हूं, बताता हूं। तो दोस्तों, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब इजी लैंग्वेज में क्या होता है, अपने भाषा में क्या होता है? कंसिडरेशन का मीनिंग समथिंग इन रिटर्न, मतलब कुछ किसी के बदले में कुछ मिलना, कुछ किसी के बदले में कुछ मिलना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोग को बताता हूं, बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं तुम लोग को ओरली बताता हूं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी से बाइक खरीदा, तुमने किसी से एक बाइक खरीदा, तो उस बाइक का प्राइस तुमको कुछ बताया होगा। तुमने शायद तुमने बोला कि मैं ये बाइक सेल करना चाहता हूं, तुम्हारा बाइक तुमने क्या बोला कि मैं इस बाइक को सेल करना चाहता हूं 20,000 रुपए में। तो जो तुम्हारा बाइक को खरीदेगा उसको क्या कंसिडरेशन मिलेगा? उसको बाइक मिलेगा, उसको बाइक के रूप में उसको कंसिडरेशन मिलेगा, लेकिन तुमको क्या मिलेगा? तुमको वो 20,000 कंसिडरेशन मिलेगा। तो तुम लोग को दोनों को कंसिडरेशन मिला, बाइक के बदले तुम्हें पैसा मिला और उसको पैसे के बदले उसको बाइक मिला, दोनों पार्टी को कंसिडरेशन फुलफिल। यही है कंसिडरेशन, ठीक है ना। यही है कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। बस इतना याद रखना, समथिंग इन रिटर्न, कुछ बदले में मिलना,
ठीक है ना, वो पैसा हो सकता है, कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, गुड्स हो सकता है, कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल होने से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एग्रीमेंट होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा इन द आइज ऑफ लॉ। अब बताओ कहां तक क्लियर नहीं है? सिंपल लैंग्वेज कंसिडरेशन पता चल गया। क्या है कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, तुमने एक बाइक खरीदा, तुमने एक बाइक खरीदा या बेचा, कुछ भी किया, खरीदा या बेचा कुछ भी किया, तुमने जो बाइक खरीदा तुमको बाइक क्या मिला? कंसिडरेशन। और तुमने जिससे खरीदा उसको क्या मिला? बाइक का पैसा, कॉस्ट ऑफ बाइक, तो उसके लिए वो कंसिडरेशन हुआ। क्लियर हुआ सबको? तो अब आ जाओ, अब हम लोग सेक्शन 2D क्या बता रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सेक्शन 2D जो है वो 3 टाइप ऑफ कंसिडरेशन बताता है। मैं तुम लोग को पहले बता देता हूं, ये जो सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 3 टाइप ऑफ कंसिडरेशन बताता है। कैसा कैसा? एक पास्ट कंसिडरेशन, एक प्रेजेंट कंसिडरेशन और एक फ्यूचर कंसिडरेशन। तो इससे हम लोग क्या समझ में आ गया हम लोग को कि सर कंसिडरेशन 3 तरह के हो सकता है। एक तो पास्ट कंसिडरेशन हो सकता है, एक प्रेजेंट कंसिडरेशन हो सकता है और एक फ्यूचर कंसिडरेशन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं, चलो आ जाओ। सेक्शन 2D क्या बता रहा है देखो। When at the desire of the promisor, मतलब प्रोमिसर का मतलब पता है ना सबको? प्रोमिसर कौन होता है? हु इज द प्रोमिसर? पता है सबको? प्रोमिसर कौन होता है? जो ऑफर देता है। तो when at the desire of the promisor मतलब प्रोमिसर की इच्छा से, द प्रोमिसी कौन? जो एक्सेप्टेंस देता है। when at the desire of the promisor मतलब प्रोमिसर की इच्छा से, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसर की इच्छा से जो प्रोमिसी है वो, और नहीं तो एनी अदर पर्सन। अदर पर्सन मतलब कौन? जो प्रोमिसी ने ऑथोराइज्ड किया है वो अदर पर्सन, ठीक है ना। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन फ्रॉम डू, एब्सटेन फ्रॉम टू, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोमिसर की इच्छा से अगर प्रोमिसी कुछ काम, कुछ एक्ट या कुछ काम करता है और कुछ काम करने से रुका है, कुछ काम करता है या कुछ काम करने से रुका था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, when at the desire of the promiser, इसका मतलब प्रोमिसर की इच्छा से, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसर की इच्छा से प्रोमिसी यानी कि जो एक्सेप्टेंस दिया है वो, और उसके और एनी अदर पर्सन मतलब उसके बिहाफ में अगर कोई पर्सन, बिहाफ में मतलब मतलब प्रोमिसी ने जिसको ऑथोराइज किया है, हैज डन, एब्सटेन फ्रॉम, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब प्रोमिसर की इच्छा से प्रोमिसी ने कुछ काम किया हो और नहीं तो कुछ काम करने से रुका हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन। कौन सा कंसिडरेशन? यहां पे हम लोग क्या समझ रहे हैं? ये है पास्ट कंसिडरेशन, ये है पास्ट कंसिडरेशन, ये है पास्ट कंसिडरेशन। क्लियर? ये क्या है? पास्ट कंसिडरेशन। अब देखो दूसरा लाइन क्या बता रहा है, यहां से लिखना शुरू करोगे, मैं इसको अलग किया तुम लोग को समझने के लिए। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person does or abstain from doing, इसका मतलब प्रोमिसर की इच्छा से प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन जब कोई काम करता है या काम करने से रुकता है, रुका है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हम उसको भी कंसिडरेशन बोलेंगे। कौन सा कंसिडरेशन? प्रेजेंट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन। क्लियर यहां तक? प्रेजेंट कंसिडरेशन। अब दूसरा लाइन, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, the promisee to do, यही नहीं बताओगे, ये अब कटिंग हो जाएगा यहां से बताओगे। when at the desire of the promiser, the promisee to do or abstain from doing something, or abstain from doing something,
इसका मतलब प्रोमिसर की इच्छा से प्रोमिसी कुछ काम करेगा या कुछ काम करने से रुकेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी हम लोग कंसिडरेशन मानेंगे। रुकेगा मतलब फ्यूचर में कुछ करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको यहां पे ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। वहां पे जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बोर्ड मेरा बहुत छोटा है दोस्तों। फ्यूचर कंसिडरेशन, तो इसका मतलब पास्ट कंसिडरेशन कुछ काम किया था या कुछ काम करने से रुका था। दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंसिडरेशन, प्रोमिसर की इच्छा से प्रोमिसी कुछ काम करेगा या करने से रुकेगा। फ्यूचर कंसिडरेशन का मतलब प्रोमिसर की इच्छा से प्रोमिसी कुछ काम करेगा और कुछ काम करने से रुकेगा इन फ्यूचर, ठीक है ना। तो सच एक्ट और एब्सटिनेंस, वो सारे काम और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन। मतलब ये सारे काम, कुछ करना या कुछ नहीं करना, कुछ करने का प्रॉमिस करना या कुछ नहीं करने का प्रॉमिस करना को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। अब बताओ किस किस को कंसिडरेशन का मतलब क्लियर नहीं हुआ। ये जो मैंने बताया, यही सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है। लेकिन जब तुम लोग इसको अगर मैं नहीं समझाता, तुम लोग बेयर एक्ट उठाते और वहां पे लर्न करते, तो तुम लोग को या रीड करते, तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आया था। बहुत ही मतलब क्या बोलूं, बहुत ही इसका जो बेयर का जो इंग्लिश है या वर्ड है, वो लीगल टर्म ज्यादातर यूज करता है, तो तुम लोग को ऊपर से जाता है। इसलिए मैं तुम लोग को 4 पॉइंट में डिवाइड करके तुम लोग को मैं समझाया, ताकि तुम लोग को समझ में आए। और हाँ, और जो एक इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये जो पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है ना, ये जो प्रेजेंट कंसिडरेशन, इसको एग्जाम कॉपी में मत लिखना। इसको मैं समझाने के लिए तुम लोग को जस्ट मैं यहाँ पे लिखा हूं, ठीक है ना। इसको एग्जाम कॉपी में मत लिखना, इसको एग्जाम में मत लिखना, जस्ट फॉर समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखा था। ओके, क्लियर है सबको? मिटा दो इसको। सेक्शन 2D समझ में आ गया? तो यही था कंसिडरेशन का मीनिंग, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग सेक्शन 25 के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसेंशियल ऑफ यानी कि वैलिड रूल्स और वैलिड इसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सेक्शन 25 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो हमारा सेक्शन 25 है, जो हमारा सेक्शन 25 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो हमारा सेक्शन 25 है, वो क्या बताता है, एन एग्रीमेंट मेड without consideration is void। ये क्या बताता है, हमारे सेक्शन 25 जो है वो हमें क्या बताता है कि एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। इसका मतलब यह है दोस्तों कि सेक्शन 25 बताना चाहता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट कंसिडरेशन के विदाउट बनता है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो उसे हमें वॉइड एग्रीमेंट मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो बाद में वॉइड होगा। वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है नो वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं होता है, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है ना। वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहा है, ठीक है ना। तो यही तक हम लोग इस वीडियो को रखते हैं। और 2 पॉइंट मैं लिख लेता हूं। अगर आप लोगों को डेफिनेशन भूल जाते हो, सेक्शन 2D जो बता रहा है, ठीक है ना, अगर बाई चांस वो आप लोग भूल जाते हो, तो आप लोग इसको लिख सकते हो कि कंसिडरेशन इज नोन एज कंसिडरेशन is known as quite
क्यू, दिस इज ए लीगल वर्ड, ठीक है ना। और दूसरा लिख सकते हो इट इज नोन एज, इट इज नोन एज समथिंग इन रिटर्न, इट इज नोन एज समथिंग इन रिटर्न, दैट्स ऑल द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। मैं आशा करता हूं तुम सभी को कंसिडरेशन का मीनिंग समझ में आ गया और सेक्शन 25 क्या बताता है वो भी समझ में आ गया। सेक्शन 25 यही बताता है कि कंसिडरेशन के बिना अगर कोई एग्रीमेंट बनता है तो वो वॉइड होगा। अब सेक्शन 25 का भी कुछ एक्सेप्शन है जहां पर कंसिडरेशन के बिना भी एग्रीमेंट वैलिड होता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी लौटेंगे। थैंक यू सो मच।